दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। एक छोटी सी खुशखबरी आपको सबसे पहले हम देना चाहेंगे, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं, और वैसे भी नौकरी करते भी हैं तो तब भी उनके घर में खेती बाड़ी होती है, कोई ना कोई खेती करने वाला होता है। नहीं भी करते हैं तो बटाई वटाई चलता रहता है। तो उसमें आपको बताना यह चाहेंगे कि अभी खेती बाड़ी को लेकर के एक सरकारी आदेश की छोटी सी खुशखबरी आपको हम सबसे पहले दिखाना चाहेंगे। उसके बाद आप लोगों को आंगनबाड़ी बहनों आपकी खबरें भी दिखाएंगे, इसे भी देख लीजिएगा। जरूरी सरकारी आदेश है, और यह जो है 2 बजे कल 26 तारीख को निकला है। राजेंद्र कुमार तिवारी है मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन में। उन्होंने समस्त नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया है। देखिए, इसके लिए नोडल अधिकारियों की एक टीम बना दी गई है। अब क्यों बनाई गई है वो सब आपको लेटर मैं पढ़ूंगा, यानी बताऊंगा, आप सबको पता चल जाएगा। जनपद के किसान नेताओं से वार्ता एवं धान क्रय केंद्रों के निरीक्षण को लेकर के नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं समस्त जनपदों में उत्तर प्रदेश में। अब इसमें देखिए उनका क्या कहना है। इसमें कुछ दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कृपया समस्त नोडल अधिकारी अपने आवंटित जनपद में 3 दिन, जैसे 27 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख, इन 3 दिवस में बोला जा रहा कि भ्रमण करके निम्नलिखित निरीक्षण करेंगे। तो निरीक्षण में इनको क्या बोला जा रहा है वो भी देख लीजिए, और अभी हम आपको पूरा विस्तार से बता ही रहे हैं। बस आपको सब्र रखना है और पूरा वीडियो देख करके जाना है। इसमें है सभी नोडल अधिकारी अपने आवंटित जनपद में दिनांक 27 दिसंबर 2020 को पूर्वाहन से अवश्य पहुंचकर जनपद के किसान संगठन नेता उनसे जाकर के वार्ता करें। इसके अलावा सभी नोडल अधिकारी अपने आवंटित जनपद में धान क्रय की समीक्षा करेंगे तथा धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण करके संलग्न जो चेकलिस्ट है उसके अनुसार अपना करेंगे। और पहली बात साथ ही यह भी बता दूं, अग्रिम जो प्रतियां हैं वो ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से इतने लोगों को भेजी गई हैं। एसपी, सीओओ, सीएमओ, एडीएम, डीपीओ, पीडी और आपके पीडी, एसडीएम्स और ऐसे सबको भेजी गई। तमाम लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो इनको बताने से अच्छा आपको हम सीधा बता रहे हैं मेन समस्या क्या है। इसके आगे है नोडल अधिकारी जनपद स्तरीय अधिकारियों को जो है समुचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे ताकि धान क्रय की कार्रवाई सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके। निरीक्षण के दौरान धान क्रय के संबंध में शिकायत पाए जाने एवं उसकी पुष्टि होने के उपरांत संबंधित कर्मिक के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा सभी नोडल अधिकारी गन्ना क्रय केंद्रों, निराश्रित गौशाला, कोविड-19 एवं उससे वैक्सीन की व्यवस्था, जन समस्याओं का विशेषकर किसानों की समस्या यथा सिंचाई, नहरों में पानी की उपलब्धता, विद्युत की उपलब्धता और वरासत तथा पुलिस से संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा, ये सभी कामों को ये नोडल अधिकारी करेंगे। अभी अभी नोडल अधिकारी तमाम बनाए गए हैं, अभी आपको दिखाएंगे, बस थोड़ा सब्र रखिए। 5वां है इनका बिंदु, सभी नोडल अधिकारी अपने भ्रमण की सुस्पष्ट व विस्तृत जो है निरीक्षण आख्या खाद्य एवं रसद विभाग को दिनांक 30 दिसंबर 2020 तक अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यक्रम जो है वो विभाग की वेबसाइट upkkv.in पर जो है अपना अपलोड करेंगे। ऐसे आदेश जो है दिए गए हैं। राजेंद्र कुमार तिवारी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से लेटर निकाला। नोडल अधिकारियों के नाम और पदनाम ये सब भी आ चुके हैं हमारे पास। ये देख लीजिए, आवंटन जनपद भी दिए गए, कौन कौन से अधिकारियों का किस किस जनपद में आवंटन है। मंडलों के नाम भी दे दिए गए, जैसे बस्ती, देवी पाटन, अयोध्या, लखनऊ। तो ये सभी मंडलों में 18 मंडल है, उनमें जो भी जिले आते हैं उन सबके लिए सभी जगह जो है जनपदों में आपके ये नोडल अधिकारी सब नियुक्त कर दिए गए। पूरी सबकी लिस्ट आ चुकी है। इसके अलावा आपको बताते हैं, यहां पर देखिए अब इसमें और लिखा है कि क्रय केंद्र स्थलों के निरीक्षण हेतु चेकलिस्ट भी आई है, यानी धान क्रय केंद्रों पर नोडल अधिकारी की तैनाती की जो है यहां पर स्थितियां कैसी हैं वो देखा जाएगा। धान क्रय केंद्रों पर जो है संबंधीकरण मिले में जो है मिल में हुआ है अथवा नहीं, ये सब इसमें पूछा जाएगा। और भी जो चीजें वो भी वहां पर देखी जाएंगी। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो पीएफएमएस के जरिए जो है किसानों का जो पैसा है वो उनके वहां पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए भी 72 घंटे का समय होता है। इसमें देखो ये 8वां बिंदु इनका है, अच्छा है। क्रय केंद्र द्वारा किसानों को पीएफएमएस के माध्यम से क्रय के 72 घंटे के अंदर कितना भुगतान किया जाना था एवं कितना भुगतान किया गया है, इन सब का ब्यौरा देखेंगे। और इससे क्या होगा, किसान भाइयों का अगर पैसा कोई रोक करके रखा होगा जहां वो बेच करके आए हैं, अगर वो पैसा नहीं दे पा रहे तो शायद आप लोगों का थोड़ा जल्दी हो जाए और पैसा भी मिल जाए। लेकिन एक बात और, सरकार इसके लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय की है उसके अनुसार जो है किसानों की फसलें काफी कम पर बिकती हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात है। सरकार इसके बारे में भी कुछ सोचे, क्योंकि
जब भी जो है, अभी आपने देखा, आपको उदाहरण स्वरूप बता दें, आलू की कीमतें 50 रुपया किलो थी। कब तक? जब किसान अपना नया आलू पैदा नहीं कर पा रहा था, यानी उसने पहले वाला जो पैदा किया उसको मिलों में रख दिया इधर उधर, या बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो खरीद लेते हैं, गल्ला भंडारण वाले। अब वो सोचिए, वो अपने पास से जो बेचते हैं बड़े बड़े लोग, वो उनको फायदा होता है। किसान की जब फसल तैयार होती है तो हर एक चीज जो है माटी के मोल पर आ जाती है। अब आलू देखिए 10 रुपया किलो बिक रहा है, और कहां तब था 50 रुपया किलो, और 10-5 दिन में ही ये सब उतार चढ़ाव आ गए। तो ये होता है, जैसे किसान की फसलें तैयार होती हैं सारी चीजें नीचे आ जाती हैं, और जब किसान सस्ता उनका बिक जाता है उसके बाद जो बिचौलिया बीच में भर लेते हैं, उसके बाद वो अपना महंगा बेचते हैं। ये ऐसे सिस्टम चल रहा है फिलहाल के लिए। आगे और बताते हैं आपको, जब भी देखो, जब भी महंगाई आती है तो सरकार को देखो हर चीज पर कंट्रोल करना होता है। मान लीजिए प्याज महंगा जा रहा है, सरकार विदेशों से प्याज मंगवा लेगी तुरंत, ठीक है। अगर प्याज सस्ता जा रहा है तो ऐसे करके सब, मतलब उनका एक वो चलता रहता है, जब भी फसल तैयार हो तो सस्ते दामों में खरीदो, फिर उसको इधर उधर अपना सर्किल स्वरूप करते रहो। फिलहाल इन चीजों को हम साइड में रखते हैं, काफी बातें हो गई इस मुद्दे पर। अब इसके अलावा आपको दिखाते हैं, लखीमपुर खीरी में डीपीओ के द्वारा एक लेटर निकाला गया है 26 तारीख को, कल के दिन। कल वहां पर जितने भी सीडीपीओ हैं उन लोगों को बोला जा रहा है कि जिला जो है अधिकारी महोदय द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने संबंधी विभिन्न स्तरों से जानकारी की गई है। केंद्र बंद होने की सूचना प्राप्त होने के कारण जिलाधिकारी महोदय द्वारा काफी रोष व्यक्त किया गया है, एवं निर्देश दिए गए हैं कि प्राथमिक स्कूलों की भांति आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएं तथा केंद्रों पर उपस्थित रह करके गृह भ्रमण केंद्रों से संबंधित पंजिकाएं वो अपना पूर्ण कराना इत्यादि करें। यानी आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले जाएं, जैसे प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं, बच्चे नहीं आते लेकिन केंद्र खुलते हैं, वहीं पर बैठ करके वो लोग अपना बस बैठे रहते हैं। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के जो काम है वो आप अपने जो पंजिका वाले हैं, रजिस्टर वाले, वो सब अपना केंद्र पर जाकर के करिए। ऐसे आदेश पूर्व में है और कई बार आपको हमने दिखाया भी है। अभी इसमें देखो क्या लिखा हुआ, जनवरी से भी कुछ कहा जा रहा है। इसमें लिखा है कि उक्त के क्रम में आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं, इनको निर्देशित करना सुनिश्चित करें कि प्राथमिक स्कूलों की भांति आंगनबाड़ी केंद्रों को समयानुसार खोलने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें तथा 1 सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अवगत कराना सुनिश्चित करें कि समस्त केंद्र नियमानुसार खोले जा रहे हैं तथा माह दिसंबर 2020 की आप स्वयं की निरीक्षण आख्या तथा मुख्य सेविकाओं के निरीक्षण आख्या प्रत्येक दशा में 1 जनवरी 2021 को प्रातः प्राप्त कराना सुनिश्चित कर लें। यह सब इसमें बोला जा रहा है। सुनील कुमार श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखीमपुर खीरी से एक लेटर उन्होंने अपना यह निकाला है आंगनबाड़ी केंद्रों को खोले जाने को लेकर, और दिसंबर में उनकी क्या स्थितियां हैं उसकी निरीक्षण आख्या भी प्रस्तुत करने को लेकर। अब इसके अलावा दोस्तों आगे आपको दिखाते एक और सरकारी आदेश, देख लीजिएगा। 23 दिसंबर को निकला था। नोडल अधिकारी हैं लखीमपुर खीरी के, उन्होंने अपना ये देखो, नोडल अधिकारी ने उप जिलाधिकारी को भेजा था। इसमें है कोविड-19 टीकाकरण के लिए कार्य योजना तैयार करने, उसके संबंध में तहसील एवं ब्लॉक स्तर अंतर विभागीय बैठक के कराई जाएगी, उसके संबंध में आया था। इसमें है आपको सादर अवगत कराना है कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान के कार्य योजना के संबंध में तहसील ब्लॉक स्तरीय जो अंतर विभागीय बैठक है वो की जाएगी। अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक एवं समय देने का कष्ट करें, जिससे कि अन्य संबंधित विभागों को भी बैठक प्रतिभाग वगैरह सुनिश्चित की जाए। मैंने पूर्व में बताया था कोविड-19 के कार्यक्रम जो बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं। वैक्सीनेशन का काम, वैक्सीन लगने वाली है, जनवरी से सब स्टार्ट हो जाएगा। काफी जगह इस चीज को लेकर के सब तैयारियां पूरी हो गई, बस जो वैक्सीन की जो खेप है वो आना बाकी है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को हम कुछ और बिंदुओं पर आज हम बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप लोग जो है इन बिंदुओं को लेकर के हमसे करते रहते हैं। तो इसमें सबसे पहला है प्रमोशन का। तो प्रमोशन प्रक्रिया अभी भी आपकी वैसे के वैसी पड़ी हुई है जहां पर उसको 1 साल पहले छोड़ा गया था। कहने का मतलब कि सत्यापन काम जो कराए जा रहे थे, क्योंकि जो ब्यौरा है जिनका होना था वो सब तो पहले सबका जमा हो चुका है। अब ऐसा तो है नहीं कि अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ पूरी हुई है या इधर उधर जिनका कम हो रहा था वो अब अप्लाई कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो प्रक्रिया पूर्व से चल रही है प्रमोशन की, वही जो है आगे चलेगी, और साथ ही साथ जब तक वो होती नहीं है, और इसको लेकर के सत्यापन तक का प्रोसेस हो गया था, उसके आगे का कुछ भी सरकारी आदेश निदेशालय से निकला नहीं है। यानी कोई भी सूचना प्रमोशन की जो है निदेशालय से नहीं आई है आप लोगों के सत्यापन के आगे के प्रोसेस की। अभी सत्यापन जो 75 जनपदों का होना था आंगनबाड़ी बहनों का, काफी जनपदों में सत्यापन काम करवा लिए गए। छोटी सी पर्ची आपके वहां आई होगी, उसमें पूरा आपका ब्यौरा होगा, उसको चेक करने के लिए कहा जा रहा होगा, यानी सत्यापित करते साइन मोहर करके वो चली गई होगी। काफी जगह हो गया होगा और काफी जगह अभी शायद हुआ ही ना हो, और इन्हीं कारणों से जहां जहां नहीं हुआ है समझ लीजिए उन्हीं कारणों से सब लंबित पड़ा हुआ है। और वैसे भी विभाग सरकार की मंशा क्या है ये उन पर डिपेंड करता है कि वो करवाना चाहते हैं प्रमोशन, या फिर ऐसे ही जो उसको लेट लपेट करके बस खींच रहे हैं, ये भी एक सवाल हो सकता है। तो ये आपका प्रमोशन का मुद्दा। दूसरा मुद्दा आपका रहता है भर्तियों का। तो भैया भर्तियां भी सरकार करवाना चाहती है कि नहीं, ये उन पर डिपेंड करता है। और आप जानते हो भर्तियों को लेकर के कितनी जो है मारामारी है, और साथ ही साथ भाजपा
सरकार में। ऊपर से तो आप जानते ही हो, अभी अब देखिए कितनी भर्तियां होनी है, 60,000 से ऊपर जो है काफी जो बहनें हैं वो उत्तर प्रदेश में रिटायर बताई जा रहे हो चुकी हैं, क्योंकि 75 जनपद है। ऐसे ही आप मोटा मोटा आंकड़ा लगा लीजिए, और जो भी रिटायरमेंट के हमने आपको काफी सरकारी आदेश दिखाए थे उनमें हजार हजार कहीं कहीं बहनें रिटायर हुई हैं, कहीं 800 कहीं 700, ऐसे करके मान लीजिए 60,000 मोटा मोटा आंकड़ा भी आया था, एक बार निदेशालय से जानकारी आई थी। तो 60,000 अगर बहनें हैं तो 60,000 तो आंगनबाड़ी के पद वही खाली हो गए। अब पूर्व में भी तो उससे पहले भी तो काफी खाली चल रहे हैं, तो अब 60,000 से ऊपर तो भर्तियां हो गई बाल विकास में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की। इसके अलावा आप सोच लीजिएगा आपके जो विभाग की सुपरवाइजर हैं और भी हैं उनके भी पद आएंगे। तो ऐसे में अब ये भर्तियां इतनी ज्यादा है, अब विभाग सरकार इस पर क्या सोचता है, वो करवाना चाहते कि नहीं करवाना चाहते, ये उन पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये भी सब लेट लपेट चल रहा है। भर्ती और प्रमोशन दोनों जो है कछुए की चाल भी नहीं चल पा रहे, मतलब एक जगह ठंडे बस्ते में पड़े हुए, क्योंकि कछुआ की चाल से चलते तब भी 2017 से लेकर के 2021 आने वाला है, इतने सालों में यह काम हो गया होता, लेकिन अभी तक न प्रमोशन हुआ न भर्तियां निकल पा रही। भर्तियों का आलम तो आपने देखा है, 2017 नहीं 2007 से भर्तियां नहीं आई हैं। आप अनुमान लगा लीजिएगा भर्तियों को लेकर के बाल विकास में सरकार की क्या जो है सोच चल रही है। इसके अलावा आपको बताते हैं मानदेय का मुद्दा। मानदेय भी काफी लोग कहते रहते हैं नवंबर का कब आएगा, अब दिसंबर भी जाने वाला है। तो अब इस मुद्दे पर भी आप जानते हो, हर बार जब भी आपका मानदेय आया है ऑल इंडिया ने बताया है, और काफी बार 2-2 महीने का 3-3 महीने का जब मानदेय रह जाता है, 4-4 महीने का जब नहीं आता है, तब फिर हमेशा की तरह फोन करना, पता करना, भाई क्यों नहीं भेज रहे हो, करो भेजो, ये सब करना पड़ता है। अब आप अपने दिमाग से सोचिए, अपने आप सोचिए कि जिनका कर्तव्य है पैसा भेजना, मान लीजिए आप नौकरी करती हैं, तो आपके बाल विकास के जो निदेशालय के अधिकारी हैं उनका फर्ज है कि वो आपका पैसा हर बार समय पर भेजें, लेकिन वो नहीं भेज रहे हैं। ऑल इंडिया आप खुद सोचिए, क्या हर महीना हर बार उनको निदेशालय को ये कहलवाएगा बहनों से फोन करके कि बहनें पता करें भाई क्यों नहीं आ रहा, भाई भेजिए? तो ऐसे क्या ठीक लगता है? खुद से सोचिए जरा, जो उनको कर्तव्यों का पालन अपना करना चाहिए। और आप सब बहनों, आप इसके लिए अपने लड़ाई के अनुसार लड़ाई लड़िए और कुछ करिए, अन्यथा देखो ऐसे कह करके डलवाना, ये करना, ये जिंदगी भर के लिए अब मतलब कैसे संभव हो सकता है? हर बार कहना भी ठीक नहीं लगता। इसीलिए इस बार हमने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि थोड़ा इंतजार कर लो, या फिर अपना आप लोग विरोध करना सीखो। इसके अलावा जो है हम ये भी देखना चाहते हैं कि अपने मर्जी से भेजते हैं या नहीं, और कब तक भेजते हैं, और देखते हैं कब तक नहीं आता है। अगर आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि सुचारू रूप से जो चीजें हैं वो अपनी मर्जी से वो चलाएं तो ज्यादा बेटर है। और इसीलिए हमने अभी तक जो इसके लिए कुछ कहा भी नहीं किसी से कि मानदेय वगैरह भिजवाओ या क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जब भी फोन किया गया पता यही चलता है, यही कह दिया जाता है निदेशालय में कि बजट नहीं था सर, बजट आ जाएगा, डाल दिया जाएगा, ऐसा जो बहनों को बता दिया जाता है जहां से भी एक चीजें आती हैं। तो अब आप सोच लीजिएगा, इसीलिए ज्यादा प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, यही सोच करके कि अपना फर्ज समझें और देखते हैं कब तक वो नहीं डालते, और अपना उनको डालना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। हर बार इसके लिए कहता थोड़ी है। मध्य प्रदेश भी आपका एक राज्य है, वहां पर आप देख रहे हो पैसा समय पर बहनों को जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई जिसका फर्ज है वो अपना अपना निभा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है ये आप सब भली भांति जान रहे हो। तो इन चीजों को समझिए, और आगे फिर आप लोगों को और कोई अगर मुद्दा रह गया, देखो भर्ती का, प्रमोशन का, मानदेय का, ये तो इन सब चीजों को लेकर आप समझना। धन्यवाद।